एलियट वेव्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है एंड बहुत सारे ट्रेडर्स को ये डेफिनेटली जानना है कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ एग्जैक्टली है क्या। सो इस वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि एलियट वेव का जो थियोरी है वो आप सभी लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर पाऊं एंड बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ टेक्निकल बातें मैं नहीं करूंगा ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फॉलो अप वीडियोस हम एलियट वेव्स पे भी जरूर लाएंगे, बट इन द मीन टाइम बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं जो एक्चुअली आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में। पर आगे बढ़ने के पहले एज ऑलवेज प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एलियट वेव्स को रैल्फ नेल्सन एलियट ने इंट्रोड्यूस करवाया था मार्केट में एंड उन्होंने एक बहुत ही करेक्टली स्टॉक मार्केट बॉटम को प्रेडिक्ट किया था, जिसके वजह से जो एलियट वेव का थियोरी है एंड जो कॉन्सेप्ट है जो इनको बहुत ही टाइम लगा फॉर्मुलेट करने के लिए, काफ़ी साल लगे इस एलियट वेव थियोरी को फॉर्मुलेट करने के लिए इनको, रैल्फ नेल्सन को, काफ़ी पॉपुलर हो गई जब भी उन्होंने ये करेक्टली स्टॉक मार्केट के बॉटम को कॉल आउट कर दिया था, राइट। सो काफ़ी सारे बुक्स लिखे गए एलियट वेव्स पे एंड काफ़ी पॉपुलर ये थ्योरी हो गई, बट काफ़ी सारे ट्रेडर्स को स्टार्ट में ये कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। एलियट वेव्स की जो थ्योरी है वो इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स की साइकोलॉजी से लिंक्ड है एंड ये माना जाता है कि रैल्फ नेल्सन एटलीस्ट ये मानते थे कि ये जो 5 वेव स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है जो काफ़ी ऑफन यूज़ किया जाता है एलियट वेव्स में, वो आपको कंप्लीटली बता देगा कि मार्केट एग्जैक्टली कैसे सोच रहा है। सो यहाँ पर 5 वेव का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट वेव होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ होगा बिकॉज 5 वेव स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद जाके माना जाता है कि जब भी एक 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, जो ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा था उससे एक रिवर्सल आ सकता है, एक करेक्शन आ सकता है एंड एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट आ सकता है। लेट्स से कि अगर एक अपवर्ड्स मूवमेंट चल रहा था, 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, हो सकता है कि एक डाउन मूव आ जाए। एक और चीज पर यहाँ पर है कि एलियट वेव्स एकदम फिक्स्ड नहीं रहते हैं, तो जैसे ही मार्केट एक्शन जो है वो अनफोल्ड होते जाता है, जैसे ही फ्यूचर आते जाता है, हमें पता चलते रहता है कि मार्केट कहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। उसी हिसाब से कभी कभार एलियट वेव्स को हमें एडजस्ट भी करना पड़ जाता है। सो ये बिल्कुल भी रैल्फ नेल्सन ने यही चीज़ क्लियर की थी कि एलियट वेव से एक प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में हम जान सकते हैं कि चलो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट यहाँ पर एक टॉप बना सकता है इसी एरिया के आजू बाजू, या इसी एरिया के आजू बाजू बॉटम बना सकता है। बट ये नहीं है कि 110% आप एलियट वेव से टॉप्स एज वेल एज बॉटम्स को फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता था आप सभी लोगों के साथ। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एलियट वेव्स में 2 मेजर अब टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं। फर्स्ट जो वेव है दैट इज इम्पल्स वेव, यानी डायरेक्शन के तरफ ही जो ट्रेंड है उसका डायरेक्शन की तरफ ही जो वेव्स आ रहे हैं उसको हम इम्पल्स वेव्स बोलते हैं, यानी मोटिव वेव्स भी बोलते हैं इसको, बट लेट्स से कि हम इम्पल्स बोलेंगे, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इम्पल्स का नाम फॉर सम रीजन। ओके, एंड सेकेंड जो टाइप ऑफ वेव होता है वो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, यानी एक करेक्टिव वेव उसको भी बोला जाता है। सो फर्स्ट वेव कौन सा था? इम्पल्स वेव था, जहां पर ट्रेंड के डायरेक्शन में ही वेव को हम बनाएंगे। सेकेंड जो वेव है उसको हम करेक्टिव वेव बुलाते हैं, जो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। सो ओवरऑल अगर एक अपवर्ड्स जर्नी आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, बीच बीच में आपको साइडवेज करेक्शन, डाउनवर्ड्स करेक्शन देखने को मिलेगा, राइट। सो अपवर्ड्स फेज को हम एक इम्पल्स वेव बुलाएंगे, डाउनवर्ड्स फेज को जहां पर मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, करेक्शन ले रहा है, फिर से ऊपर जाने के पहले उसको हम एक करेक्टिव वेव बुलाएंगे। सो चलिए थियोरी तो बहुत हो गई, अभी एक्चुअली चार्ट्स पर चले जाते हैं एंड देख लेते हैं कि एलियट वेव्स एग्जैक्टली हम कैसे बना सकते हैं। एंड 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है एलियट वेव्स के, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए एलियट वेव्स बनाने के पहले, जो हम चार्ट्स पर ही डिस्कस कर लेंगे। सो गाइस ये ग्रो वेब का प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, एंड मैंने ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन जो ग्रो ने रिसेंटली लॉन्च किया था वो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं वेव स्ट्रक्चर एक बना ही लेता हूँ एंड उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, 3 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो गाइस फर्स्ट रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा ही कुछ 5 वेव स्ट्रक्चर नज़र आएगा आपको, आप ऐसे बना सकते हो, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। हो सकता है ये वेव 3 है, ये वेव 4 है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा होगा, बट आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या है आपको देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही अच्छा इम्पल्स वेव आ रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया था। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो जो फर्स्ट वेव है ऑब्वियसली वो एक इम्पल्स वेव होगा, राइट। सो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बॉटम से हमें शुरुआत करनी है। एक यहाँ पर बॉटम मिला, फर्स्ट वेव इज द इम्पल्स वेव, सेकेंड वेव करेक्टिव वेव है,
थर्ड वेव फिर से एक इम्पल्स वेव है, फोर्थ वेव अगेन करेक्टिव है, एंड फिफ्थ इज द लास्ट इम्पल्स वेव। सो इम्पल्स वेव्स वंस अगेन क्या होंगे, ट्रेंड के डायरेक्शन में जो वेव्स होंगे उसको हम इम्पल्स वेव्स बुलाएंगे। ओके, तो मैं आपको फर्स्ट रूल के बारे में अभी बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जो फर्स्ट रूल है वो ये बोलता है कि जो सेकंड वेव है, आपको ये करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये करेक्शन जो है वो फर्स्ट वेव के नीचे नहीं जा सकता है, राइट। सो आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट वेव की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस बॉटम से हमने शुरुआत की है। सो जब भी हम एक वेव स्ट्रक्चर बनाए, ये फर्स्ट रूल का हमारा ध्यान होना ही चाहिए। सो अगर एक मैं ये इसको मान रहा हूँ कि ये चलो ये एक फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव को मैं ऐसे नहीं बना सकता हूँ, यानी इसके भी नीचे नहीं लेके जा सकता हूँ, राइट। तो कोई भी पोजीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि इस लो के नीचे भी मैं सेकंड वेव को बना लूँ। हो सकता है इस पॉइंट पर हो सेकंड वेव, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज लॉन्ग एज इस लो के नीचे नहीं है सेकंड वेव, दैट इज व्हाट वी हैव टू इंश्योर। ओके, सो ये रूल हो गया विच इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये है कि जो थर्ड वेव है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है फर्स्ट वेव, ये है सेकेंड वेव एंड ये है थर्ड वेव। थर्ड वेव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव मानी जाती है, राइट। सो जब भी हम थर्ड वेव की बात करते हैं, ये सबसे छोटी नहीं हो सकती है 1, 3 और 5 के बीच, यानी फर्स्ट वेव से या तो बड़ी होनी चाहिए या तो एटलीस्ट फिफ्थ वेव से बड़ी होनी चाहिए। एंड क्या वो यहां पर ट्रू है? डेफिनेटली यस। सो फर्स्ट वेव से भी मुझे बड़ी थर्ड वेव नजर आ रही है एंड फिफ्थ वेव से भी मुझे बड़ी थर्ड वेव नजर आ रही है। बट ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभार फर्स्ट वेव ज्यादा बड़ी है थर्ड वेव से, विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर फिफ्थ वेव भी थर्ड वेव से बड़ी है, देन जो हमने वेव का फॉर्मेट बनाया हुआ है वो रॉन्ग है। होपफुली ये अभी तक क्लियर है। अभी ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट वेव काफी छोटी है बट थर्ड वेव से ज्यादा बड़ी फिफ्थ वेव है, ये भी डेफिनेटली हो सकता है, राइट। तो ये था हमारा सेकंड रूल कि थर्ड वेव जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट नहीं रह सकती, यानी 1 और 5 दोनों से शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती, एक ना एक वेव से, यानी फर्स्ट वेव से या तो बड़ी होनी चाहिए या तो फिफ्थ वेव से बड़ी होनी चाहिए। सो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कुछ नहीं तो एटलीस्ट फिफ्थ वेव से तो बड़ी ही है ये हमारी थर्ड वेव। एंड लास्ट जो रूल है जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है, इट इज़ दैट जो फोर्थ वेव है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मैंने फोर्थ वेव बनाई हुई है, वो फर्स्ट वेव के टॉप के आसपास नहीं आ सकती। यानी मैं क्या करूँगा, चलो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट वेव का टॉप अराउंड दिस एरिया है। सो फोर्थ वेव हम ऐसे नहीं बना सकते कि फोर्थ इसके नीचे आ गई फोर्थ एंड सेकंड के ऊपर है, फोर्थ यहाँ पर आ गई, फिफ्थ ऊपर चले जाएगी। दैट इज नॉट व्हाट इट इज, राइट। सो आपको डेफिनेटली यहाँ तक आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके नीचे नहीं जा सकती, यानी फर्स्ट वेव के टॉप के नीचे नहीं जा सकती। तो ये भी सारी चीज़ें हमें ट्रू है। तो हमने तीनों रूल्स के बारे में डिस्कस किया एंड ये वेव फॉर्मेशन में आपको देखने को मिल रहा है कि तीनों के तीनों रूल्स ट्रू है, राइट। फर्स्ट मैं वापस से रिपीट कर लेता हूं। फर्स्ट रूल क्या है कि जो सेकंड वेव है दैट कैन नॉट गो बिलो द फर्स्ट वेव बॉटम। जो सेकंड हमारा रूल है दैट इज कि थर्ड वेव जो है वो सबसे छोटी नहीं हो सकती। एंड थर्ड जो हमारा रूल है फाइनल वेव स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फोर्थ वेव जो है दैट कैन नॉट गो बिलो द फर्स्ट वेव टॉप। होपफुली ये काफ़ी क्लियर है। एक पेन एंड पेपर लेके आप लिख सकते हो या गूगल नोट्स में आप लिख सकते हो ताकि आप इस रूल्स को भूलो ना। आप वापस से वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। सो यहाँ पर ये तीनों रूल्स हो गए। अभी यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मैं क्यों वेव्स बनाऊँ, फर्स्ट वेव, फिफ्थ वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव क्यों बनाऊँ, राइट। सो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जनरली माना जाता है कि जो फिफ्थ वेव है वो टॉपिंग आउट का सिग्नल होता है या बॉटमिंग आउट का सिग्नल होता है। सो सेम चीज़ मैं डाउन ट्रेंड में भी आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, फिफ्थ वेव जो है वो टॉपिंग आउट सिग्नल यहाँ पर हम मान सकते हैं। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि फिफ्थ वेव के बाद एटलीस्ट फॉर नाउ एक टॉप बन गया है एंड एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन मूव हमें देखने को मिला। जनरली सबसे ज़्यादा फ्यूरियस मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट थर्ड वेव में ही होती है, गैप्स के साथ भी होती है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है गैप्स के साथ मार्केट ऊपर जा रहा था बहुत अच्छे से एंड एक फियर्स मूवमेंट था। सो ये पूरे रैली में सबसे फियर्स मूवमेंट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे थे। तो ईजिली थर्ड वेव जो आपका है वो स्पॉट हो सकता है।
ओके, ये भी बात हो गई। फिफ्थ वेव का जो मोमेंटम होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है एंड यहाँ पर एग्जैक्टली हमें वही चीज़ देखने को मिली। इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था मोमेंटम। एंड एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली डाइवर्जेंस देखने का मिलेगा आरएसआई जैसे इंडिकेटर में। सो आरएसआई अगर मैं लोड कर देता हूँ, आरएसआई यहाँ पर मैंने लोड करके रखा हुआ था, आपको क्या डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पर जो हायर हाई बन रहा है प्राइस में तो डेफिनेटली बन रहा है, बट क्या इंडिकेटर में भी हायर हाई बन रहा है? नहीं बन रहा है। सो यहाँ पर आरएसआई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80 था, वेराज इस टॉप के आसपास आरएसआई का वैल्यू अराउंड 75 पे आ गया था, राइट। सो आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस डेफिनेटली एक नया हाई बना रहा है। आरएसआई जो इंडिकेटर है वो लोअर हाई बना रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पर डाइवर्जेंस है प्राइस और इंडिकेटर में। तो ये भी एक बेरिश सिग्नल माना जाता है एंड वेरी ऑफन आपको देखने का मिलेगा कि थर्ड वेव का टॉप एज वेल एज फिफ्थ वेव का जो टॉप है उसको जब भी आप कंपेयर करोगे आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। सो जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसी समय पे मैं कॉशियस हो जाऊंगा। मैं फ्रेश लॉन्ग्स तो डेफिनेटली नहीं लूंगा। प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा वीक है, फिफ्थ वेव का एंडिंग भी मुझे देखने को मिल रहा है, राइट। एंड यहाँ पर हो सकता है कि एक करेक्टिव फेज आ जाए, मार्केट नीचे जाना शुरू कर दे। अभी कीप दैट इन माइंड गाइस कि जो प्राइस जैसे अनफोल्ड होते रहता है वैसे वेव्स के पैटर्न्स भी अनफोल्ड होते रहते हैं। तो कभी कभार ऐसे होगा कि चलो ये यहाँ पर वीक प्राइस एक्शन तो देखने को मिला, बट फिर भी मार्केट ऊपर जाते रहेगा, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे वेव फॉर्मेट्स को करेक्ट कर सकता हूँ। यानी मैं क्या करूँगा, थर्ड वेव को मैं पूरा यहाँ पर एक्सटेंड कर दूंगा, फोर्थ वेव को मैं ऐसे डाल दूंगा एंड हो सकता है एक पेंडिंग फिफ्थ वेव अभी तक आना बाकी है, राइट। सो ये फिफ्थ वेव को मैं यहाँ पर डाल दूंगा एंड मेरा प्रोजेक्शन ये हो जाएगा कि ये कंप्लीटली एक थर्ड वेव ही माना जाएगा पूरा मेरे हिसाब से। एंड ये एक फोर्थ वेव है, फिफ्थ वेव ऑन दी अपसाइड आना बाकी है, जो हो सकता है एक काइंड ऑफ लास्ट अप मूव होगा एंड उसके बाद एक फाइनली एक फिर से डाउन मूव की शुरुआत हो सकती है, एटलीस्ट ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, यानी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो ये थे मेजर 3 रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी वेव फॉर्मेशन के लिए। चलिए एक काम करते हैं, अभी स्ट्रैटेजी हम कैसे यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं एक एलियट वेव से, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर लेता हूँ। सो जब भी आपको देखने को मिल रहा है कि एक पॉसिबल 5 वेव स्ट्रक्चर है, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ये पॉसिबल एक 5 वेव स्ट्रक्चर हो सकता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही 5 वेव स्ट्रक्चर देखने को मिला तुरंत मैं आरएसआई को लोड करूंगा, आरएसआई में देखूंगा कि क्या मुझे डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। यस, इस केस में तो मुझे डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। आरएसआई इज डेफिनेटली मेकिंग अ लोअर हाई वेयर प्राइस इज मेकिंग अ हायर हाई। तो यहाँ पर मैं कॉशियस हो जाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया। फ्रेश लॉन्ग्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा इस पॉइंट पे एंड मे बी इवन शॉर्ट सेल करने के अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूंगा। हो सकता है अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, कॉल ऑप्शन का सेलिंग करूंगा, 18,000 के कॉल्स का या 18,200 के कॉल ऑप्शंस मैं सेल करूंगा। हो सकता है मैं फ्यूचर्स में अगर ट्रेड कर रहा हूं तो शॉर्ट सेलिंग में फ्यूचर्स में कर सकता हूं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, राइट। सो ये एक स्ट्रैटेजी हमने डिजाइन कर ली कि 5 वेव स्ट्रक्चर, तीनों रूल्स को हमने माइंड में रख के बनाया। उसके बाद जाके हमने देखा कि एक पॉसिबल डाउन मूव आ सकता है, हमने या तो कॉल ऑप्शन सेल किया होगा या तो हमने फ्यूचर्स सेल किया होगा। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है एक डिसेंट डाउन मूव आया है, राइट। एंड ऑलवेज वंस अगेन कीप इन माइंड वेव स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, मुझे भी लगा था, बट जितना आप प्रैक्टिस करोगे इन तीनों रूल्स के साथ जैसे मैंने आपको बताया, उतना ईजियर आपके लिए वेव थियोरी होते जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, अभी हम मार्च 2020 के फॉल में चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या वहां पर हमें एक 5 वेव का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था या नहीं, राइट। ओके, सो यहाँ पर ये डेली चार्ट्स है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर हमें कोई 5 वेव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था या नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट बेयर विथ मी। सो यहाँ पर कि ये क्या हो सकता है, चलिए यहाँ से एक फर्स्ट वेव की शुरुआत हो रही है। क्योंकि हम डाउनवर्ड साइड पर देख रहे हैं तो हम एक फेयर टॉप से चालू करेंगे वेव फॉर्मेशन, राइट। सो यहाँ पर एक फर्स्ट वेव यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, एक सेकेंड वेव यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है जो फर्स्ट वेव के ऊपर नहीं जा रही है, राइट। सो फर्स्ट वेव का जो टॉप था उसके ऊपर सेकेंड वेव नहीं जा रही है। सो फर्स्ट रूल हमारा इन चेक हो गया। थर्ड वेव जो है हमारा वो यहाँ पर हो सकता है, फोर्थ वेव इसी कैंडल पे हो जाएगा एंड फिफ्थ वेव आपको यहाँ पर डाउन मूव देखने को मिल रहा है,
राइट। सो एक डिसेंट डाउन मूव आया, एक अप मूव आया। सो इंट्राडे चार्ट्स में आप डेफिनेटली देख पाओगे कि एक थर्ड वेव है एंड ये फोर्थ वेव है, जो उसी दिन एक मैसिव करेक्शन आ गया था एंड एक फाइनल लास्ट लेग ऑफ डाउन मूव आया। इसको अभी हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, वापस से सेकेंड रूल के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या थर्ड वेव सबसे बड़ी, एटलीस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट वेव्स है? डेफिनेटली है। फर्स्ट वेव से तो बड़ी है ही, फिफ्थ वेव से बड़ी हो या ना हो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज फर्स्ट वेव से या फिफ्थ वेव से बड़ी हमें थर्ड वेव नजर आ रही है। ओके, सो थर्ड वेव भी जो हमारा सेकेंड रूल था वो भी करेक्ट है। फोर्थ जो हमारा वेव है, क्या वो फर्स्ट वेव के स्ट्रक्चर में आ रहा है, यानी इस बॉटम के आसपास ये क्या ट्रेड कर रहा है फोर्थ वेव? ये भी नहीं कर रहा है। तो जो तीनों रूल्स थे हमने जो अप ट्रेंड में यूज किए, सेम चीज हमें डाउन ट्रेंड में भी यूज करना है एंड होपफुली यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अभी अगर आपको सिर्फ वैलिडेट करना है इस पॉइंट पे कि क्या मे बी एक RSI डाइवर्जेंस आ रहा है या बुलिश डाइवर्जेंस अगर हमें देखने को मिलता है, मे बी एक बॉटम आउट सिग्नल हो रहा होगा यहां पर। सो चलिए RSI को भी मैं लेके आ जाता हूं एंड इस बॉटम को अगर मैं कंपेयर करूं यहां से थर्ड वेव के एंडिंग से, क्या आपको देखने को मिल रहा है एक बुलिश डाइवर्जेंस? डेफिनेटली हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं RSI को और भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे प्राइस लोअर लो तो बना रहा था बट जो RSI है वो हायर लो बना रहा था। सो यहां पर एलियट वेव्स के हिसाब से ही एक सिग्नल आ गया था कि हो सकता है एक पोटेंशियल मार्केट बॉटम बनते रहे। नाउ कीप दैट इन माइंड, ये तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, बट ऐसे भी हो सकता था कि यहां से जो मूवमेंट था यहां से एक फिर से एक डाउन मूव आवे, राइट। तो उस केस में मैं क्या कर लेता, मेरा जो थर्ड वेव है वो यहां पर आ जाता, राइट, मेरा फोर्थ वेव यहां पर आ जाता एंड फिफ्थ वेव मेरा पेंडिंग होता, जो पॉसिबली आया होता, राइट। सो वहां पर भी मुझे अगर एक डाइवर्जेंस देखने को मिलता था तो फिर से मैं एक बॉटम की खोज कर सकता था। बट एटलीस्ट मुझे इस पॉइंट के आसपास पता लग गया कि चलो मे बी एक बॉटम फॉर्मेशन वेरी सून आने वाला है। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस में इनिशिएट नहीं करूंगा। एंड जैसे जो हमारा फर्स्ट वेव का स्ट्रक्चर था, थर्ड वेव ये है, फोर्थ वेव ये है एंड फिफ्थ वेव यहां पर एंड हो चुकी है। यहां पर तो मुझे डाइवर्जेंस दिख ही रहा था, यहां पर एक बुलिश कैंडल भी मुझे देखने को मिला, तो एक रिवर्सल कैंडल भी है ये। चलो मैं यहां पर बाय पोजीशन ले सकता हूं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंड आपको देखने को मिला यही एक बॉटम हो गया। उसके बाद एक बहुत अच्छा सा हमें रिकवरी देखने को मिला एंड दैट वाज द एक्चुअल बॉटम, राइट। उसके बाद इट नेवर लुक्ड बैक, निफ्टी वापस से एक बहुत अच्छे से अप ट्रेंड में चले गया एंड करंटली आपको देखने को मिल रहा है अराउंड 17,500 18,000 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। सो ये हो गया 5 वेव का स्ट्रक्चर। वंस अगेन एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप सिर्फ 1, 2 या 3 स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो। एलिट वेव में आपको 5 वेव के स्ट्रक्चर्स तो चाहिए ही चाहिए, राइट। अभी अगर आपको चाहिए कि चलो मैं इसका भी एक वेव स्ट्रक्चर बना लूं, यहां पर भी मुझे एक लॉन्गर टर्म वेव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूं। इस बॉटम से यहां पर ये फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव है, फर्स्ट रूल हमारा करेक्ट है। थर्ड वेव यहां पर मुझे नजर आ रही है बहुत ही एक फियर्स वेव, एक फोर्थ वेव एंड ये एक फिफ्थ वेव है। क्या मुझे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है यहां पर थर्ड वेव के टॉप से? मैं क्या करता हूं, मैं वीकली चार्ट्स पे चले जाऊंगा। ओके, सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, क्या मुझे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है सेम वेव के स्ट्रक्चर में? डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रहा है, राइट। सो वेव 3 और वेव 5 में एक डाइवर्जेंस है, बट क्या मार्केट नीचे आया? नहीं आया। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे अपने वेव काउंट्स को रीअसेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो 4, 5 है वो आना पेंडिंग है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा वेव 3 कंसिडर करूंगा। वेव 4 आ रहा होगा, फाइनली एक करेक्शन मुझे देखने को मिला, तो मैं वेव 4 को यहां पर डाल दूंगा, कीपिंग इन माइंड ऑल द 3 रूल्स। अभी तक रूल्स आर इन प्लेस एंड यहां पर मैं क्या मान सकता हूं कि अभी भी वेव 4 चल रहा है एंड वेव 5 आ सकता है, राइट। वेव 5 ऑन दी अपसाइड आ सकता है, जिसके लिए एटलीस्ट वेव 3 के टॉप को जाना पड़ेगा। अगर एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है फ्यूचर में वेव 3 और वेव 5 के टॉप से, तभी हम मान सकते हैं कि चलो फिर से एक या तो साइडवेज कंसोलिडेशन आ जाएगा या तो एक डाउन मूव आएगा। जैसे ही एक ऑल टाइम हाई हिट होता है उसके बाद हमें एक डाइवर्जेंस के लिए वेट करना है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे, आई एम प्रीटी श्योर आपके लिए थोड़ा सा क्लैरिटी आते जाएगा।
सो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एलियट वेव्स एग्जैक्टली होते क्या हैं एंड कैसे ये 5 वेव स्ट्रक्चर डाइवर्जेंस के साथ अगर आप यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे से टॉप्स एंड बॉटम्स का एटलीस्ट एक फेयर आइडिया मिल सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप एक फ्रेश बाय पोजीशन ले रहे हो या शॉर्ट सेल पोजीशन ले रहे हो, आप वेव का स्ट्रक्चर देख के एक आइडिया ले सकते हो कि क्या मैं अराउंड द टॉप तो बाय नहीं कर रहा हूँ या अराउंड द बॉटम तो मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, राइट। होपफुली आपकी ट्रेडिंग में एक इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी जब भी आप एलियट वेव को यूज करोगे। कीप इन माइंड, जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे इन तीनों रूल्स को जो हमने डिस्कस किया उसको फॉलो करते रहोगे, उतना ही बेटर आप एलियट वेव्स में हो जाओगे। वंस अगेन प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.